गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, आज हम आपके लास्ट चैप्टर में हैं जो है आपके पास में यूनिट 10 जैव अणु बाय मॉलिक्यूल्स। कल हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा कि क्यों इस चैप्टर को इस केमिस्ट्री में लाया गया, जबकि ये इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बायो के मतलब जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बायो के काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे या काफ़ी टॉपिक है इस चैप्टर में, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, आपके पास में न्यूक्लाइड्स हो गया, मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बायो बायो में आप पढ़ते हो। तो जैसे हमने कल पढ़ा आपके पास में क्या था कि जैव अणु क्या है, तो उसमें हमने पढ़ा था आपके पास में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन तथा हेलोजन, या और दूसरा क्या था आपके पास में ऐसे एलिमेंट्स जिनके द्वारा मतलब जो हमारे धातु है ना, ऐसे धातु एलिमेंट्स जिनके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम जैव अणु कहते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपके पास में एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स से मिलके आपके पास में क्या बनते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स से आपके पास में क्या बनते हैं? बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? आपके पास में माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपके पास में क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स जब एकत्रित हो जाते हैं वो सेल्स का निर्माण करते हैं, कोशिका का। और कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उससे क्या होता है? उत्तक का निर्माण करता है। और बहुत सारे उत्तक किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे आपकी बॉडी मतलब जो आपकी बॉडी होती है उसका निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कार्बन तथा हाइड्रोजन कि इसमें मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था, अणुसूत्र देखा था, जो था आपके पास में CxH2O का होल y। फिर हमने उनका वर्गीकरण देखा था। आज हम वर्गीकरण के इस जो आपके पास में क्या है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण को आज हम कंप्लीट करेंगे, तथा हम इसमें कुछ केमिकल इक्वेशन भी करेंगे। केमिकल रिएक्शन भी हम इसमें आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा आपका क्या पढ़ा था आपने कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये 3 प्रकार से इनको वर्गीकरण किया गया है। इनका पहला है आपके पास में मोनोसेकेराइड, दूसरा है आपके पास में ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है आपके पास में पॉलीसेकेराइड। तो बात करें अगर हम मोनोसेकेराइड की, तो इनमें क्या होता है? इनका जल अपघटन नहीं होता है। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि आपके जो मोनोसेकेराइड होता है उनका जल अपघटन नहीं होता है। इनसे सरल कार्बोहाइड्रेट अणु नहीं बनते। मतलब ये सबसे छोटे आपके पास में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं। और इनका जल अपघटन भी नहीं होता है। इनमें भी ये आपके पास में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपके पास में एल्डोज, जिसमें आपको क्या पाया जाता है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज का सूत्र देखें यहाँ पे आपके पास में, तो क्या होता है? C6H12O6 होता है। संरचना की बात करें तो ये बनता है कुछ इस प्रकार से CHO। ठीक है, और यहाँ पे आपके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये होते हैं लगभग C। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटे छोटे बना रही हूँ। ठीक है, COH, ये कुछ इस प्रकार से बनता है आपके पास में COH, फिर C, फिर यहाँ पे आपके पास में H, यहाँ पे आपके पास में क्या आता है? OH आता है। देन OH H, फिर आपके पास में क्या आता है? HOH। ठीक है, फिर C, फिर क्या बनता है इधर में आपके पास में? OH, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है? H। क्लियर? ठीक है, और इसी प्रकार से आपके पास में यहाँ पे C बनता है, और यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपके पास में OH, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H आपके पास में यहाँ पे जुड़ जाता है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे अगर इस इतने मॉलिक्यूल्स को छोड़ दो,
ठीक है। यहाँ पे अगर आप इतने मॉलिक्यूल्स को छोड़ दो तो क्या बन रहा है आपके पास में, CHO दिख रहा है आपको, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है आपके पास में। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज की संरचना है, इस आधार पे हमने क्या करा, इसको यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड है इसका वर्गीकरण किया है। देन वर्गीकरण करने के बाद हमें पता चला कि हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहे हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम एल्डोस बोलते हैं। बात करें अगर कीटोस की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कीटोस, या कहाँ बहुत सारी जगह पे इसको कीटोन भी लिखा है, ये कीटोस भी है और क्या है आपके पास में, कीटोन भी है। क्यों, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी, इनमें कीटोन उपस्थित होते हैं। फ्रक्टोज आपका फॉर्मूला सेम होता है, फ्रक्टोज का भी क्या होता है, C6H12O6। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है आपके पास में C, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपके पास में H, फिर C डबल बॉन्ड O, C OH, इधर H, ठीक है, फिर C कुछ इस प्रकार से H OH, ठीक है, OH, यहाँ पे H, इधर H, इधर आपका क्या हो जाएगा OH। क्लियर हो गए बात, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, गड़बड़ हो रही कहीं पे, कहाँ पे छूट रहा भाई, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए, और इधर क्या हो गया आपके पास में 1 2 3 4 5, अच्छा एक यहाँ पे छूट गया, 6 हो गए, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है भाई, हो गए। फ्रक्टोज कंप्लीट हो गया आपके पास में। कुछ इस प्रकार से ये आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कीटोन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार से ये क्या होता है आपके पास में, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कीटोस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, क्या बात पढ़ रहे हैं हम, मोनोसेकेराइड में, ठीक है, इनका जल अपघटन नहीं होता है और इनसे सरल मतलब ये सबसे सरल आपके पास में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आपके पास में ओलिगोसेकेराइड, तो मैंने बोला था यहाँ पे ओलिगो में क्या है आपके पास में, डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है और टेट्रासेकेराइड है। थोड़ा इस पे गौर फरमाना, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से दो समान या असमान अणु मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उन्हें हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं उन्हें हम, डाइसेकेराइड। इसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास में सुक्रोज, ठीक है, क्या फॉर्मूला नहीं, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे आपके पास में सुक्रोज। बात करें अगर हम सुक्रोज के अणु सूत्र की, आणविक सूत्र की, तो ये होता है आपके पास में C12H22O11। क्लियर, क्लियर हो गई बात। सुक्रोज का अगर आप अपघटन करोगे तो आपको एक फ्रक्टोज प्राप्त होता है, एक आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसकी हम रासायनिक अभिक्रियाएं अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ट्राइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से तीन समान या असमान अणु मोनोसेकेराइड के हमें प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेकेराइड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास में, फॉर्मूला है C18H32, ठीक है, और O कितना है आपके पास में, O क्या है ये O16, ठीक है, H2O होता है ना, हाँ ठीक है, C18H32 और O16। क्लियर हो गई बात। और टेट्रा में क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से हमें चार असमान या समान अणु प्राप्त होते हैं, किसके, मोनोसेकेराइड के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेट्रासेकेराइड हम उन्हें कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात मेरी, ठीक है भाई। इसका एग्जाम्पल देखें, हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके पास में C22, ठीक है, H42 और O11 और 21, सॉरी O कितना है 21, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इससे आपको क्या प्राप्त होंगे, इससे आपको चार समान या असमान मोनोसेकेराइड यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ट्राइसेकेराइड में आपको तीन समान या असमान मोनोसेकेराइड आपको प्राप्त होते हैं। डाई में क्या होता है, दो समान या असमान मोनोसेकेराइड आपको प्राप्त होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे देखते हैं आगे क्या है आपके पास में। अब आगे है आपके पास में पॉलीसेकेराइड, ठीक है, आगे क्या है आपके पास में, पॉलीसेकेराइड। तो देखो पॉलीसेकेराइड में क्या है, एक है आपके पास में होमो और एक है हेट्रो।
तो अगर आपने पिछली क्लासेस अच्छे से पढ़ी होंगे तो मैंने बताया है होमो का मतलब क्या होता है ना। एक चीज बता रखी है मैंने कि आपके पास में होमो का मतलब क्या होता है भाई। होमो क्या होता है, ये होमो। और क्या होता है आपके पास में हेट्रो का मतलब। ठीक है, अगर आपको इन दोनों का अर्थ पता है, मतलब पता है, तो बहुत आसान हो जाएगा ये। होमो मतलब होता है समान, समान। और हेट्रो मतलब होता है असमान। क्या होता है हेट्रो मतलब असमान। क्लियर हो गई बात मेरी। ठीक है, पढ़ते हैं हम। वे पॉलीसेकेराइड जिनके जल अपघटन से समान अणु प्राप्त होते हैं, समान अणु मोनोसेकेराइड के प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें हम होमोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे जैसे हमने ले लिया आपके पास में कि कोई आपके पास में एक अणु सूत्र है C12H22O11। ठीक है, क्या बोला मैंने, C12H22O11। और अगर हम इसका जल अपघटन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, देन उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक दो अणुसूत्र प्राप्त होते हैं, प्राप्त होता है हमें C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज, और एक और अणुसूत्र प्राप्त होता है C6H12O6 फ्रक्टोज। क्लियर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारे पास में होमो, समान, होमो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, लेकिन आप होमो पॉलीसैकेराइड में सुक्रोज का एग्जांपल नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉली है ना, पॉलीसैकेराइड है, मतलब बहुत सारे अणु होंगे आपके पास में, किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ गए सब, समझ गए भाई सभी। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में आपके पास में क्या हो जाएगा कि ऐसे अणु, ठीक है, क्या हो जाएगा पॉलीसैकेराइड में कि वे पॉलीसैकेराइड जिनके जल अपघटन से समान अणु मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमोसैकेराइड। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे दूसरा है आपके पास में हेट्रोसैकेराइड। हेट्रोसैकेराइड क्या है, वे पॉलीसैकेराइड जिनके जल अपघटन से एक से अधिक प्रकार के असमान, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास में असमान अणु, गौर फरमाना, यहाँ पे समान है और वहां पे क्या है आपके पास में हेट्रो में, हेट्रो में क्या है भाई, हेट्रो में आपके पास में क्या है, असमान। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, कि वे पॉलीसैकेराइड जिनके जल अपघटन से एक से अधिक प्रकार के असमान अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसैकेराइड कहते हैं। क्लियर हो गई बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो आगे बढ़ते इसमें। आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। क्या है कि दो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपके पास में, सॉरी, दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए जिनके द्वारा ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिख ली हमने जिनके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज को उच्च अणुभार युक्त कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारा क्या है, क्या है भाई हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज है हमारा मोनोसैकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज क्या है हमारे पास में, मोनोसैकेराइड। और हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा डाई ट्राई या अब ओलिगो है ना, जब हमारा ओलिगो या आपके पास में क्या है जो पॉलीसैकेराइड है, इनका जब हम जल अपघटन जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, मोनोसैकेराइड हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास में सुक्रोज का। सुक्रोज के जल अपघटन से, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, C12। ठीक है, कि क्या होता है आपके पास में C12O22, सॉरी H है ना, C12H22 H22O11। क्या होता है आपके पास में C12O22, सॉरी C12H22O11। क्लियर। अब इसका हमने क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो जल अपघटन किस प्रकार से होता है आपको पता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से यहाँ पे विभाजित होगा, H और OH के फॉर्म में, है ना। और यहाँ पे उपस्थिति, उपस्थिति किसकी होगी, ये होगी आपके पास में इन्वर्टेज की।
और अगर आपको ये रिएक्शन याद आ रही होगी तो मैं आपको बता दूं, ये हमने कहाँ पढ़ा था, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, इन्वर्टेज यीस्ट में। किस किस को याद आ रहा है भाई, याद है ना, कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में, हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका कंप्लीट करा था। क्या होता है, C12H22O11 आपका सुक्रोज है। जब हमने इसका जल अपघटन करा तो हमें प्राप्त हुआ आपके पास में C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक है आपके पास में, एक है आपके पास में भाई, एक क्या है, एक है ग्लूकोज, ठीक है, एक क्या है आपके पास में ग्लूकोज, दूसरा क्या है फ्रक्टोज, दूसरा क्या है फ्रक्टोज। क्लियर, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्टार्च के जल अपघटन से। अब स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मूला, अच्छा इसका नाम भी लिखना है ना, इसका नामकरण भी करना है। यहाँ पे लिख लेना सुक्रोज, हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। चलो क्या है आपके पास में, स्टार्च है तो क्या होता है, C6H कितना होता है आपके पास में 10 और O5, ठीक है, O5 ये क्या होता है, और इसकी होल सफिक्स n, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे C6H10O5N। क्लियर हो गई बात। अब हमने इसका भी क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो जब हमने आपके पास में स्टार्च के n मॉलिक्यूल्स लिए तो जल के भी हम क्या लेंगे, n मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेंगे, तो क्या हो जाएगा NH2O, क्या हो जाएगा आपके पास में NH2O। क्लियर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका जब जल अपघटन होगा तो ये होगा आपको प्राप्त यहाँ पे NC6H12O6 के रूप में, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये ग्लूकोज प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ग्लूकोज प्राप्त होगा। समझ गए भाई सभी, ठीक है। ग्लूकोज को हम दो रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त कर सकते हैं, एक है सुक्रोज के जल अपघटन से, जिसमें आपके पास में फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस H2O, उत्प्रेरक है इसमें इन्वर्टेज यीस्ट, हमें प्राप्त हुआ C6H12O6 प्लस ये है आपके पास में ग्लूकोज C6H12O6 जो है आपके पास में फ्रक्टोज। देन स्टार्च के जल अपघटन से C6H10O5 की होल n सफिक्स में NH2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हमें ये उत्पाद के रूप में यहाँ पे प्राप्त हुआ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना भाई, है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। निम्न अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। पहला आपके पास में ग्लूकोज के ब्रोमीन जल से क्रिया, ठीक है, ग्लूकोज की किससे क्रिया करानी है, हमने ब्रोमीन जल से क्रिया करानी है, ठीक है। ग्लूकोज के PCl5 से, ग्लूकोज के एसिटिक एसिड से, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना है, ग्लूकोज का अपचयन करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, क्या है यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से क्या है आपके पास में सार्बिटाल, ग्लूकोज से आपके पास में ओसाजोन, ठीक है। अभी ये आपको थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा, अटपटा सा लग रहा होगा कि ये नाम क्या है भाई, लेकिन ग्लूकोज के बहुत ही इजी रिएक्शन है। और एक ये आप इसका भी हम क्या करेंगे, तीन पार्ट में इसका वर्गीकरण करेंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। फिलहाल आज हम करेंगे आपके पास में टाइप ए, और इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि टाइप ए में क्या हो रहा है और टाइप बी में आपके पास में क्या किस प्रकार से रिएक्शंस हो रही है, टाइप सी में किस प्रकार, और उसके बाद आपको यहाँ पे अंतर पता चल जाएगा कि क्यों मैंने इनका वर्गीकरण किया है, क्यों मैंने आपको डायरेक्ट नहीं करवाया, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसमें आगे। आगे क्या है, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया है आपके पास में, देख लेते हैं आपके पास में क्या कौन कौन सी है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे आपके पास में जो ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो आपने क्या लिखना है, इसको एक तो पहले आप वो लिख लेना कि ग्लूकोज की प्राप्त करने की, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है,
ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है आपके पास में टाइप ए, ठीक है, दूसरा है आपके पास में टाइप बी, ठीक, तीसरा है आपके पास में टाइप सी, क्लियर हो गई बात। टाइप ए की रिएक्शंस देखते हैं। हाँ, आज हम देखते हैं टाइप ए की रिएक्शंस क्या क्या है। पहला है PCl5 या SOCl2 से क्रिया, ठीक है, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड या ग्लूकोज या आपके पास में क्या है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनता है ना। तो फिलहाल हम रिएक्शंस देख लेते हैं। आपके पास में किसकी रिएक्शंस करानी है भाई, ग्लूकोज की, है ना। चलो तैयार हो जाते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज ध्यान दो भाई, यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो कि ध्यान क्या देना है तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है। तो ग्लूकोज की आपके पास में जो संरचना होती है वो होती है इस प्रकार से, COH, ठीक है, CHOH, क्लियर। और एक होता है आपके पास में CH2OH, ये, ठीक है, और यहाँ पे 4। और अगर मैं इसको ग्लूकोज मतलब इसका पूरा खोल इसको, तो क्या लिखेंगे, COH, है ना। ये आपके पास में आपको पता है, क्या पता है भाई, आपको पता है यहाँ पे ये किस प्रकार से जुड़ा होता है। ये जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, CH, है ना, CH, यहाँ पे आपके पास में OH, फिर C, यहाँ पे आपका क्या होता है, H होता है, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, OH। ये बनाने के लिए भी आती है भाई, ये बनाने के लिए भी आती है आपके पास में, ठीक है, OH, यहाँ पे आपके पास में H, क्या हो गया, ये आपका C, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे OH। क्लियर हो गई बात मेरी, समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है आपके पास में C, ठीक है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे आपके पास में एक H और OH यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये ग्लूकोज की संरचना है, ये आपके पास में क्या है, ग्लूकोज की संरचना है। लेकिन हमने जो मेन लिखना है, मेन हमने किस रूप में लिखना है, ये लिखना है। जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया में लिखोगे तो ऐसे मत लिखना C6H12O6, ये नहीं चलेगा, लिख लेना, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको समझा रही हूँ ना, तो आप उसको उसी तरीके से लिखना। पेपर में आप भले ही क्या लिखना, C6H12O6 लिख के आ जाना, गलत नहीं होगा, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। आप टीचर को भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ गए, है ना, अगर इस तरीके से लिखा तो सारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। क्यों, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। चलो क्या बोला मैंने, किस प्रकार से लिखना है, लिखते हैं भाई, लिखते हैं। क्या है, CHO, ये लिख लिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में C, ठीक है, H और OH का होल 4, क्लियर। और यहाँ पे CH2OH, चलो ये लिख लिया, ये ग्लूकोज ही है। इसके रिएक्शंस करानी हमने 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl5 के साथ में, है ना। किसके साथ में करानी है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl5 के साथ में। तो मैंने रिएक्शंस कराए आपके पास में कुछ इस प्रकार से, 5Cl3 और 2 मॉलिक्यूल्स लिए, एक इधर Cl और Cl। अभी आपको समझ में आएगा ये ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा कि ये ऐसा इस प्रकार से हमने क्यों लिखा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ पे आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या क्या रिमूव होता है, पहले वो ध्यान से देखते हैं हम। यहाँ से आपका OH रिमूव होता है, ठीक है, यहाँ से भी आपका क्या होता है, OH रिमूव होता है। क्या बोला मैंने, यहाँ से आपका OH रिमूव होता है, यहाँ से भी आपके पास में OH रिमूव होता है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास में क्या है, यहाँ से आपके पास में क्या है, 4H है ना, 4H है। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे 1H, 5H हो गए। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ गए, ठीक है भाई। हमने केवल, मैं इसकी बात कर रही हूँ, H यहाँ पे कितने हैं, वैसे अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे 8H है ना। अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे क्या है, 8H है। लेकिन हमने केवल क्या लेना है, ये रिएक्शंस आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। केवल हमने OH को रिमूव करना है, तो ये बनेगा आपके पास में CHO, CH, और यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, Cl, ठीक है, क्या बनेगा आपके पास में, Cl, क्लियर, ठीक, समझ गए। और इसका होल 4, क्लियर हो गया बात। फिर CH2, Cl। अब आप, हमने क्या करा है, यहाँ से ये इसीलिए यहाँ पे रिमूव करा, इनको इसीलिए अलग लिखा। क्यों लिखा भाई, यहाँ से अलग हमने क्यों लिखा,
जल्दी बताओ क्यों लिखा, क्यों करा हमने इसको अलग? क्योंकि एक Cl जुड़ गया आपके पास में इससे और 4 Cl किससे जुड़ गया आपके पास में? CH से जुड़ गए। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आपके पास में कितने Cl हो गए? 5 Cl हो गए, है ना? ठीक है, टोटल कितने Cl है अभी हम पहले बनाते हैं आपके पास में। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं, प्लस HCl। ठीक है, प्लस क्या हो गया आपके पास में? HCl। कितने HCl? 5 HCl प्लस 5 HCl। ठीक है, अब HCl काउंट करो, क्लोरीन काउंट करो आप, कितना हो रहा है आपके पास में? 4 हो गए, 5 और 5 हो 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं आपके पास में? यहाँ पे कितने हैं आपके पास में? यहाँ पे हैं आपके पास में लगभग, ये हैं आपके पास में 5 मॉलिक्यूल्स लिए ना हमने PCl5 के, है ना? तो ये हो जाएंगे 5 5, एक मिनट, ये है आपके पास में लगभग 25 के आसपास है। ठीक है, तो अगर आप वैसे आपने क्या करना है, इसको इतना ही लिखना है ना? अगर आप इसको पूरा बैलेंस करोगे और जो आपका यहाँ पे क्या है P और क्या क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे क्या बचेगा 5P और यहाँ से आपके पास में क्या बचेंगे O3, है ना? तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने केवल इतना ही याद रखना है कि हमारे यहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ OH होता है ना? रिमूवल ऑफ OH। लेकिन ठीक है, केवल यहाँ इसकी बात कर रही हूँ मैं, दोनों की। क्लियर? तो उसकी जगह आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे Cl आ जाता है, उसकी जगह आपके पास में क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। केवल इतना ही याद रखना, इतना याद रख लो भाई, इससे ज्यादा कुछ मत याद रखो, वरना इन क्वेश्चनों में फंस जाओगे। ठीक है, लिखाने के लिए मैं आपको पूरी इक्वेशन लिखा दूं यहाँ पे, है ना? लेकिन आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये इसका नाम क्या बनेगा, ये है आपके पास में, अगर आप नाम लिखो तो ये है आपके पास में पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। ठीक है, क्या है आपके पास में? पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। समझ गए? या आप इसे क्या लिख लो, ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, 5 कितने क्या है आपके पास में, यहाँ पे क्लोरीन है, अब बाकी एज इट इज यहाँ पे आपके पास में ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा इसका नाम, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। क्लियर हो गई बात? दूसरी रिएक्शन देखते हैं, दूसरी हम यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं। देखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना किसी भी चीज को, जितना मैंने कराया केवल उतना ही करना। ठीक है, दूसरा है आपके पास में रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, क्या बनता है, पेंटा एसिटोग्लूकोज बनता है। ठीक है, एज इट इज ऐसे ही छाप लो इसको, क्या होगा आपके पास में, CHOH, यहाँ पे कितना जाएगा 4, फिर CH2OH और प्लस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, CH3COOH। तो यहाँ पे भी हमने क्या लेने, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होने चाहिए यहाँ पे, एसिटिक एसिड के, कुछ इस प्रकार से। तो एज इट इज वही करना है आपने। क्या करोगे भाई, क्या करोगे, यहाँ पे आपने यहाँ से क्या रिमूव करोगे, यहाँ से केवल H रिमूव करना है आपने। ठीक है, यहाँ से केवल क्या रिमूव करोगे, H। ठीक है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से केवल H रिमूव करोगे और यहाँ से आपका OH रिमूव हो जाएगा, ये दोनों H। क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो एज इट इज यहाँ पे भी आपके पास में पहले तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है भाई, 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ से H2O को क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या क्या बचा? ठीक है, एज इट इज वही आएगा, CHO CH और यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा लिख लो। क्या लिखोगे आप यहाँ पे आपके पास में आएगा O। देखो, अब बहुत सारे बच्चे, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे H को रिमूव कर देंगे। लेकिन भाई हमारा रिमूव क्या हुआ, H, तो वैलेंसी किसकी खाली हुई, यहाँ पे इस O की, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ये किस प्रकार से लिखोगे, O और फिर क्या जाएगा आपके पास में CH3, कुछ इस प्रकार से। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, समझ गए? क्या क्या आएगा आपके पास में, OOCH3। ठीक है, ये आपने इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अच्छा, एक C भी छूट गया ना मेरे यहाँ पे। ठीक है, O हो गया यहाँ पे, O C और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, CH3 CH3 और इसके यहाँ पे आपके पास में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 4। क्लियर हो गई बात? और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ, सॉरी, सिंगल बॉन्ड और क्या आ जाएगा आपके पास में, CH2OO CH3। ठीक है,
नाम नाम देखो इसका नाम क्या है, नामकरण में क्या आ जाएगा आपके पास में, नामकरण में आएगा भाई, क्या प्राप्त हो रहा है, पेंटा एसिटो ग्लूकोज। देखो इजी है, इजी है, बहुत इजी है ना, इजी है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, इजी है, ये तो सिंपल है। यहाँ से OH रिमूव करना है, यहाँ से H रिमूव करना है, बाकी एज इट इज वैसे ही छाप देना है। क्लियर हो गई बात। तीसरी रिएक्शन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से। फिर हम इसमें कराएंगे आपके पास में सोडा लाइम, या आप क्या बोलो उसको, आप क्या बोलो, कास्टिक सोडा बोलो, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे नाम है ना, NaOH के बहुत सारे नाम है भाई, ठीक है। तो रिएक्शन विद NaOH क्या बनता है आपके पास में, पेंटा सोडियम ग्लूकोज बनता है। तो रिएक्शन आपके पास में एज इट इज होगी, ठीक है। करते हैं हम यहाँ पे रिएक्शंस, क्या है भाई, CHO, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, CHOH4, फिर CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। अब समझ में आया मैंने ये क्यों लिखाया था स्टार्टिंग में, है ना, अब आ रहा होगा आपको समझ में। हाँ, कि अगर हम C6H12O6 लिखते तो तब इनको रिएक्शंस को रटना ही पड़ता, है ना, तब रिएक्शंस को रटना ही पड़ता, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, है ना, इनको समझना पड़ेगा, तब ज्यादा आसानी से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट करते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, शॉर्टकट कर रहे होंगे, C6H12O6 ही लिख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार क्यों इतना फालतू हम एक्स्ट्रा लिखे, डायरेक्ट वही लिख देते हैं, है ना, क्यों बार बार हम 2 बार एक्स्ट्रा हम C लिखे और H इतनी बार लिखे एक्स्ट्रा। अब उनको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों लिखा है यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा, हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं भाई, ताकि क्या हो सके, हम इसको समझ सके अच्छी तरीके से, वरना तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, याद रटना पड़ेगा, कितनी रिएक्शंस रटोगे आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही रिएक्शंस है ना, अगर आपने रिएक्शन समझ ली तो बहुत लंबे टाइम तक आपको रिएक्शंस याद रहेंगे, अगर आपने एक बार रिवीजन करा हल्का फुल्का। लेकिन अगर आपने रिएक्शंस को रटी तो आपके पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, फिर तो भूल जाओगे भाई, रटी हुई चीज कभी याद रहती है, बताओ। चलो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं टॉपिक में। तो हमने ग्लूकोज लिया और यहाँ पे आपके पास में क्या लिया, 5 मॉलिक्यूल्स, किसके लिए, NaOH के लिए। क्लियर, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे भी एज इट इज वही होगा आपके पास में, क्या होगा भाई, यहाँ से हम क्या हटाएंगे, रिमूव क्या करेंगे, यहाँ से हम रिमूव करेंगे आपका H, ये, और यहाँ से हम रिमूव करेंगे आपके पास में OH। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ से हमने क्या रिमूव करा आपके पास में H, और यहाँ से हमने क्या रिमूव करा, OH। तो रिएक्शंस किस प्रकार से आपके पास में यहाँ पे होगी, तो क्या होगा, CHO CHOH4, ठीक है, और फिर क्या, सॉरी यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, हाँ, यहाँ से हमने H रिमूव करा तो क्या बचा आपके पास में O, और यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, Na, है ना, और इसके सफिक्स में 4, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, CH2, फिर यहाँ पे ONA, ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। और प्लस 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 इसको मत भूलना, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा आपके पास में पेंटा सोडियम ग्लूकोज, ठीक है। नाम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना, पेंटा ग्लूकोज, ठीक है, सॉरी पेंटा सोडियम ग्लूकोज ना, पेंटा सोडियम ग्लूकोज, पेंटा सोडियम ग्लूकोज। समझ गए सब, समझ गए होंगे, है ना, इजी था। नाम लिख लो भाई, सबके नाम लिख लेना, हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या आप इसे क्या लिख सकते हो, और सोडा लाइम, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है भाई। कास्टिक पोटास क्या होता है आपके पास में, KOH होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास में, कास्टिक पोटास, ठीक है। तो मैंने शायद इनके नाम भी नहीं लिखे ना, इनके नाम भी लिखना है यहाँ पे ये क्या है आपके पास में, ये तो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज, और इसके बगल में क्या लिख दोगे आप, C6,
ठीक है, इसके बगल में क्या लिख दोगे, C6H12O6 ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, समझ गए। ये क्या है आपके पास में, PCl5 है, इसको तो ऐसे ही आप का नाम लिख लेना, ठीक है, ग्लूकोज। हाँ, दूसरा यहाँ पे आपके पास में क्या था, SOCl2 भी था, है ना, SOCl2 भी है भाई आपके पास में। ठीक है, क्या है आपके पास में, SOCl2 भी है। तो SOCl2 में आपके पास में एक तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग होगा, दूसरा क्या अलग होगा, H2 अलग होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शंस देखें, चलो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे हम उसकी भी रिएक्शंस देख लेते हैं। कौन सी आपके पास में क्या था, CH2 रिएक्शन विद, ठीक है, क्या हेडिंग क्या डालोगे, रिएक्शन विद, क्या आ जाएगा आपके पास में, SOCl2, है ना। हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतना तो अब आपको आ गया होगा, अब तो आपको आदत लग गई होगी मेरी क्लासों का, है ना, कि किस प्रकार से हम यहाँ पे इनको लिखते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका CHO, ठीक है, CHO, और यहाँ पे CHOH4, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, CH2OH। ठीक है भाई, इसकी क्रिया करानी है हमने SO2 के साथ, किसके साथ में करानी है हमने, SOCl2, तो Cl एज इट इज आ जाएगा आपके पास में SO, और इसके होंगे आपके पास में 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 5। क्लियर हो गई बात, समझ गए, किस प्रकार से होगी, एज इट इज वैसी होगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, CHO, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपके पास में Cl, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, CH2 Cl, यहाँ पे होल सफिक्स 4, और यहाँ पे अब आपके पास में क्या क्या बच रहा है, एक बचा है आपके पास में H2O। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास में कितने मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं, 5, तो 5H2O, है ना, 5H2O। ठीक है भाई, समझ गए, और प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, SO2, समझ गए, है ना। तो जहां तक मुझे मुझे लग रहा है ना, आपको पता है, आप ज्यादा ना याद मत करना, केवल इतना ध्यान रखना, इतना याद कर लेना, लेकिन ऐसे भी मत करना, एक कंपाउंड एक अदर प्रोडक्ट तो आपको लिखना ही होगा। ठीक है भाई, तो ये भी आपके पास में सेम बनेगा, क्या बनेगा, ये भी आपके पास में बनेगा, नाम लिखे अगर हम इसका, तो क्या बनेगा, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज, ठीक है, क्या बनेगा आपके पास में, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा, ठीक है, एक चीज यहाँ पे शायद स्किप हो रही है, यहाँ पे आपके पास में 5H2O नहीं होगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपके पास में केवल 5 ही है। 2H2O लिख देना इसको, इसको आप 2H2O, ठीक है, इसको क्या कर देना आप यहाँ पे को 2H2O कर देना भाई। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे 2H2O, नहीं यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आप पता क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हमने Cl का क्या, Cl वाला बॉन्ड टूटा हमारा, है ना, Cl वाला बॉन्ड टूटा हमारा यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, तो Cl इसके साथ जुड़ गया, है ना, और 5 Cl बच गए, 5 Cl तो यहाँ पे जुड़ गए, 5 Cl आपका यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा भाई, यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, 5HCl, 5HCl, और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके पास में SO2 के बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपके 5 ऑक्सीजन बचे, और यहाँ पे आपके पास में 5 ये थे, तो प्लस 5SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर, अब ये रिएक्शंस पूरी हो चुकी है यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट। तो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नाम लिख लेते हैं ना, नाम इसका हम लिख लेते हैं, ये नाम क्या है, ये आपके पास में सल्फोनिल क्लोराइड, ये है आपके पास में ग्लूकोज, ठीक है, क्या है आपके पास में, ग्लूकोज। ठीक है भाई, ये क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो समझ गए होंगे सब। तो यहाँ पे आपके पास में टाइप ए की 3 रिएक्शंस हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो टाइप ए में समझ गए होंगे आप क्या हो रहा है, केवल हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये OH रिमूव हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है। कल मैं आपको टाइप बी और टाइप सी कराऊंगी, है ना, कल मैं आपको टाइप बी और टाइप सी कराऊंगी, तो उसमें अच्छे से समझ लेना कि उसमें क्या हो रहा है। तो फिलहाल हमारा टाइप ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो भाई, है ना। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे इजी रिएक्शन से ज्यादा टफ नहीं है ना। केवल क्या हो रहा है, यहाँ से आपके पास में OH रिमूव हो रहा है, और यहाँ से आपके पास में H रिमूव हो रहा है, इस वाले में NH। ठीक है भाई, समझ गए सब। चलो ठीक है, तो रिवीजन करवा दें आपको। चलो भाई, है ना, रिवीजन हम करवा देते हैं। तो क्या है आपके पास में, पहले तो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड क्या है भाई, कि जो एक सरल अणु, कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल अणु हमारे पास में क्या कहलाते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, वो हमारे मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक आपके पास में एल्डोज है, दूसरा आपका कीटोस है। एल्डोज में आपके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के अणु पाए जाते हैं, होते हैं। कीटोस में आपके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के हमें मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। आगे ओलिगोसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। इनका ये सीमित, इनका क्या होता है, जल अपघटन होने पर हमें सीमित प्रकार से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, जिसमें आपके पास में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस प्रकार से होंगे। डाई में आपके पास में 2 समान या असमान प्रकार से आपको मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है जल अपघटन कराने पर। ट्राई में हमें 3 प्रकार से समान या असमान मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। टेट्रा में हमें 4 होते हैं, पेंटा होगा 5, हेक्सा होगा 6। आगे तक है, 2 से 10 तक है ना, ठीक है। आगे क्या है आपके पास में, आगे है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। होमो मतलब समान, कि वे पॉलीसैकेराइड जिनका जल अपघटन करने से हमें समान प्रकार से मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, समान अणु वाले, है ना, समान आणविक सूत्र वाले हमें मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। हेट्रो असमान, कि वे पॉलीसैकेराइड जिनके जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है। देखो, मोनो और होमो में कंफ्यूज मत होना। मोनो मतलब एकल और होमो मतलब समान। हेट्रो में वे पॉलीसैकेराइड जिनके जल अपघटन से हमें एक से अधिक अलग प्रकार के हमें मोनोसैकेराइड असमान अणुओं में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसैकेराइड कहते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे हमने रिएक्शंस देखी थी 2 प्रकार से। एक तो हमने सुक्रोज का जल अपघटन से हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन्वर्टेज यीस्ट की उपस्थिति में प्राप्त किया था। सेकंड था हमारे पास में स्टार्च के जल अपघटन से भी हमने ग्लूकोज प्राप्त किया था। फिर ग्लूकोज की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थी आपके पास में। तो पहला था आपके पास में कि ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई हमने PCl5 के साथ में, तो हमें प्राप्त हुआ पेंटाक्लोरोग्लूकोज। देन हमने ग्लूकोज की क्रिया कराई किसके साथ में भाई, हमने एसिटिक एसिड के साथ में ग्लूकोज की क्रिया कराई। तो ग्लूकोज की क्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त हुआ भाई, पेंटा एसिटोग्लूकोज। और जब हमने NOH के साथ में क्रिया कराई तब हमें क्या प्राप्त हुआ, पेंटा सोडियम ग्लूकोज हमें प्राप्त हुआ। तो ये जितने भी मैंने रिएक्शंस कराई, वर्गीकरण कराया, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कल की क्लास में हम टाइप B और टाइप C के बारे में देखेंगे कि ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।